जय हिंद फ्रेंड्स, इस फ्राइडे 21st ऑफ जुलाई 2023 लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी डिटेलिंग आपको एक जगह के प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना चाहिए, वहां से आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है। तो ये पिछला वीडियो था, मैं दिया हूँ, आज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया के रेफरेंस में स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे सही है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मोनाजाइट ये रेयर अर्थ मटेरियल सोर्स है। मोनाजाइट थोरियम रखता है। मोनाजाइट नेचुरली अकर होता है। इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज यहाँ पे प्रोसेस करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं मोनाजाइट को। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो आंसर की बात करी जाए यहाँ पे 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 4 इज द राइट आंसर। इट मीन्स यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये नेचुरली जो है अकर होता है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब डिटेलिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ पे बात करी जाए, ये इट इज वन ऑफ द बीच सैंड मिनरल। तो ये बीच सैंड जो भी समुद्र का किनारा है हमारा ईस्ट और वेस्ट में, तो यहाँ इस साइड पे ये चीजें मिलती हैं। केरला वाले सेट, तमिलनाडु सेट, यहाँ पे ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये रेयर अर्थ लाइक लैंथेनम, सेरियम और पेरेसोडेनियम और नियोडीनियम रेयर अर्थ के मटेरियल लाइक चीजें यहाँ पे रखता है। ये रेडिस ब्राउन फॉस्फेट मिनरल होती है, क्या कंटेन करता है, रेयर अर्थ मेटल, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। थोरियम यहाँ पे अपने पास रखता है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आप रिवाइज, ये 2006 में चीजें, इस लिस्ट को रिवाइज किया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत, ये भी चीजें सही हैं। मोनोजाइट डज नॉट अकर नेचुरली, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत हो जाता है तीसरा, इसीलिए मोनाजाइट जो है नेचुरली प्राप्त यहाँ पर नहीं होता है, ये चीजें याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपको दे दिए, इंडिया गवर्नमेंटल बॉडी ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट, यहाँ पे ये चीजें सही हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ डिटेल दे दिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस को देखा जाए यहाँ पर, तो कौन सा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, आरोग्य सेतु कोविन डिजी लॉकर दीक्षा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बिल्ड किया गया है, टॉप ओपन सोर्स डिजिटल, यहाँ पे ओपन सोर्स की बातें बोली जा रही हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओपन सोर्स कौन सा है। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि एनी प्लेटफॉर्म जो अलाउ करता है किसी भी को कि जो भी सोर्स कोड है वहाँ पे यूजर्स, डेवलपर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ओपनली। तो ऐसा नहीं है, ओपन सोर्स कोड में आप चीजें क्लोज मटेरियल तरीके से यहाँ पे चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे ओपन होता है ये सबके लिए, इसलिए इसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बोला जाता है। अब यहाँ पे डिजी लॉकर भी है, दीक्षा भी है, कोविन भी है, इसीलिए सारी की सारी यहाँ पे आंसर यहाँ पे राइट हो जाती हैं। अब आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी जो आपको यहाँ पर मैं बताया। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दीक्षा क्या है, तो यह ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। ये इनकॉर्पोरेट करता है इंटरनेट स्केल टेक्नोलॉजी और इनेबल करता है लगभग सारे सॉल्यूशंस को टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। कोविन ऐप याद रखिएगा। डिजी लॉकर तो ये आप सभी लोग जानते हैं किस चीज के लिए, तो जो भी आपका डाटा इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है डिजी लॉकर पे आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। तो अगर बात करी जाए, सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली आपका मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, नग्न अवस्था में कुकी समुदाय की महिलाओं को यहाँ पे परेड कराया गया है, किसके द्वारा, मितई ग्रुप को। तो ये दो ग्रुप हैं, मितई और कुकी, दोनों ग्रुप में एथनिक वायलेंस पिछले कई महीनों से यहाँ पर चल रही हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशंस करना चाहिए था, स्ट्रांगली करना चाहिए था। हालांकि बात करी जाए तो सेंटर में भी और स्टेट में भी, मणिपुर में, दोनों जगहों पे एक ही गवर्नमेंट है, तब भी यहाँ पे क्यों इतना स्ट्रांगली एक्शंस नहीं लिया गया, बड़ा क्वेश्चन तो यही निकल के आ रहा है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट बातें ये बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि इतनी सारी एथनिक वायलेंसेस यहाँ पे हुई हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो एक्शंस नहीं लिया गया, तो यहाँ पे सबसे सुप्रीम जस्टिस बॉडी जो देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे बोला है कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं, कि हम अपना सो मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पर लेंगे, लें। तो यहाँ पे तुरंत जा करके यहाँ पे तब जा करके कुछ एक्शंस लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखते हैं क्या और कैसी एक्शंस लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बातें तो अभी भविष्य में देखी जाएगी। तो यहाँ पे जो असॉल्ट हुआ है, जो वीडियोज रिलीज हुआ, आशा करते हैं आप लोग तो वीडियोज देख ही लिए होंगे, कैसी वो निर्मम तस्वीरें हैं, कैसी चीजें हैं जो दिल को दहला देती हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कर पाऊं, लेकिन एक चीज तो जरूर कहूंगा, जिस भी देश में ऐसे कृत्य होते हैं, उस देश का संस्कृति प्रभावित हो जाती है, उस देश की सभ्यता, मानवता प्रभावित हो जाती है। हम अपने लोगों को किस प्रकार के एट्रीब्यूट से हम डेवलप करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठाती हुई नजर आती है। हमारी संस्कृति रही है, आपको बता दें, हमारे देश में पुरुषों से पहले स्त्रियों का नाम ऐड होता है। ये कॉमन ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं भगवान लोग की। ये देखिए गॉड लोग की, जैसे कि सीताराम, तो देखिए सीता जी का नाम पहले आया, राम जी से पहले आ रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश, इनका देखिए लक्ष्मी जी का पहले आ रहा है नाम। ये सारी चीजें देखिए हर ग्रुप में, पार्वती और शंकर, यहाँ पर ये देखिए, ये सारी चीजें सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति में स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया गया है। ऐसा चीरहरण, ऐसी कृत्य करना नहीं सिखाया गया है। तो सांस्कृतिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये गलत है। और जब ह्यूमन राइट्स की बातें बोली जा रही हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बातें बोली जा रही हैं, लीगल राइट्स की जब बातें बोली जा रही हैं, ये तो डेमोक्रेटिकली ऐसे ही गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ही एक्शंस लेना चाहिए, मेरा यही मानना है। स्टेट में अगर बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट है, सेंटर में यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है, अगर होम मिनिस्ट्री और बीरेन्द्र सिंह दोनों लोग मिलकर यहाँ पे स्ट्रांग एक्शन लेते, तो ये कृत्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बता दें, वहां पर फोर्सेस बहुत सारे डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कृत्य कैसे हो गए, बड़ा क्वेश्चंस ये भी निकल के आ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी है, वो आप लोग डिसाइड करिएगा। ये मैं इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहूंगा। अगर किसी भी कंट्री की होम मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री के पास सारे के सारे क्राइम रिकॉर्ड के डाटा हो जाते हैं। जो भी एक्शंस और इंसिडेंट हो रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के बाद हर स्टेट के पास डाटा तुरंत यहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं। अब क्या होम मिनिस्ट्री को 3 महीने पहले अगर ये इंसिडेंट हुई है, जो कि वहां के बीरेन्द्र सिंह, जो कि सीएम हैं बीरेन्द्र सिंह, वो बताएं क्या है कि ये 1-2 ऐसे इंसिडेंट नहीं है या 5 ऐसे इंसिडेंट नहीं है, 100+ ऐसी इंसिडेंट हुई हैं जो नग्न अवस्था में एक दूसरे की कम्युनिटी यहाँ पे करी हैं। और इसको करने के बाद जो अभी रोड परेड में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे, नग्न महिलाएं यहाँ पे घुमाया जा रहा है मितई समुदाय के द्वारा। ये महिलाएं जो थी कुकी कम्युनिटी से निकल के आती हैं। तो जो मेजॉरिटी ग्रुप है यहाँ पे, मितई ग्रुप, जो हिंदू की ग्रुप है यहाँ पे, उस ग्रुप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है, वह यह भी कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक वीक एक्शंस लेती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? किसी भी गवर्नमेंट में अगर इस प्रकार की एक्शंस होंगे, वीक एक्शंस होंगे, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसकी मशीनरी तो वैसे ही वीक हो जाएगी। क्योंकि हम किसी को फेवर करके नहीं चल सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम लीगल डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से कार्य को कर सकते हैं। संविधान को फॉलो करना चाहिए हमें, यही मेरा कहना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, ऐसी जो चीजें हैं, होम मिनिस्ट्री के पास पहले ही सारी इंफॉर्मेशन थी, तो 3 महीने पहले ही क्यों स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया नहीं गया? और राज्य सरकार में इन्हीं की गवर्नमेंट है, तो एक्शंस क्यों नहीं लिया गया? ऐसे कृत्य क्यों करने दिया गया किसी भी राज्य में? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की कंकरेंट गवर्नमेंट क्या नहीं लेती अपने सर पे? ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं, वह मानव धर्म में इतिहास की अगर बात करी जाए, तो इस प्रकार की चीजें बहुत ही शर्मनाक मानी जाती हैं। ऐसे कृत्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जो आपको
और हमको इस तरीके से मानसिक चोटें पहुंचाई हैं। तो देख सकते हैं आप, जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको एक पिक दिखाने जा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से इस नग्न महिला को करके और इसके ब्रेस्ट पे हाथ फेरते हुए, जननांग पार्ट पे हाथ फेरते हुए, इसके बैक साइड पे इसको धक्का मुक्की मारते हुए, कई सारे तरीके से असॉल्ट करते हुए इसको परेड कराया गया है और ये मितई कम्युनिटी के द्वारा कराया गया है। तो ऐसी दोनों कम्युनिटी में कई सारे केसेस हैं, वो तो मुझे नहीं आंकड़े मालूम, लेकिन जहां पे ऑफिशियली आंकड़े अगर बात करें तो यहाँ पे बीरेन सिंह जहां के सीएम हैं मणिपुर के, वो खुद ही यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं क्या, कि ऐसे जो कृत्य हुए हैं 100+ कृत्य हुए हैं, कोई 1 2 5 कृत्य नहीं हुए। तो हम क्या समझें, होम मिनिस्ट्री के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर होम मिनिस्ट्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऐसे ही पहुंच गए थे, यहाँ पे ऐसे ही पहुंच गए मणिपुर में। तो यहाँ पे उसके बावजूद भी इस प्रकार के कृत्य अगर यहाँ पे हो रहे थे तो किस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट कार्य करी, यहाँ पे वही सारी चीजें आपको मैं बोल रहा हूं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, वो किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, वो सोचने योग्य बातें हैं सारी की सारी, और समझने योग्य बातें हैं यहाँ पे। ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ग्रोसरी की तरफ। तो जो हर बार की तरह आपको ग्रोसरी मैं देता हूँ, यहाँ पे आप मिनिमम अगर 5 से 10 यहाँ पे वर्ड्स याद करते हैं तो आपका जो इंग्लिश होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है। तो जो क्राइम है, क्राइम मतलब क्या होता है, गैर कानूनी कार्य से कोई भी चीजें कार्य करना क्राइम के रूप में जाना जाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अनलॉफुल एक्ट, इलीगल कोई कार्य करते हैं, इलीगल एक्ट, ब्रीच वायलेशंस कर रहे हैं, इंट्रैक्शंस ऑफ द लॉ कर रहे हैं, इन्फ्रैक्शंस ऑफ मिसडेमिनर, मिसडीड, रॉन्ग, फेलोनी, वायलेशन, ट्रांसग्रेशन, फॉल्ट इन और इंजुरी। ऐसी चीजें हैं जो सिनोनिम्स आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। इसका उपयोग आप करेंगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे। पमेल एक वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, मारना या कूटना, ऐसी चीजें पमेल बोली जाती हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स क्या है, बैटर, पाउंड, रेन ब्लो, बिलेबर, ड्रब, हैमर, पंच, बीट, स्ट्राइक, हीट, थंप, थ्रैश, बैंग, वेल्ट, क्रैक, वैक और थ्वैक, ये सारी चीजें इसकी सिनोनिम्स दी गई हैं। एलिगेशंस की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है बिना प्रमाण के ही आरोप लगा दिया ना, यानी कन्विक्शंस अभी नहीं हुए हैं, एलिगेशंस पे ही हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, क्लेम, एसर्शन, डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, प्रोक्लेमेशंस, कंटेंशन, आर्ग्यूमेंट, एफर्मेशंस, एवर्टमेंट, अटेस्टेशन, टेस्टिमोनी, सर्टिफिकेशंस, एविडेंस, विटनेस, चार्ज, एक्यूजेशंस, सजेशंस, इम्प्लीकेशंस और इंचुएशंस, ये सारी की सारी जो आपको दिया हूं इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप 5 वर्ड्स या 10 वर्ड याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पीआईबी न्यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमालय का जो ग्लेशियर होता है ये रिट्रीट हो रहा है, यानी वापस हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है वेरिंग रेट से। तो यहाँ पे किरण रिजिजू जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, यहाँ पे अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री इनको दी गई है, ये यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इन्फॉर्म किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आईएमडी के द्वारा यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, लॉन्च करी गई हैं। क्या, हीट इंडेक्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो चीजें यहाँ पे देखी गई हैं। तो ग्रीन क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, 36 से 45 डिग्री सेल्सियस। ऑरेंज क्या करता है, 46 से 55। और रेड जब आ जाए तो ये क्या करता है, 55 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है चौथा क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल 8वां मिशंस इनोवेशंस मीटिंग यहाँ पे शुरू हुई है। कहाँ पे, गोवा में क्वेश्चंस आ सकता है। 14वां क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल 8वां मिशंस इनोवेशंस मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा ये आपके गोवा में हुई है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, नीति आयोग रिलीज किया है एनालिटिकल टूल्स फॉर मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज और एक्सप्लोर करेगा नेट जीरो पथवे कैसे यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। तो नीति आयोग का जब नाम आ जाता है ना, तो नीति आयोग ही वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बैकग्राउंड में चल करके वो इंपॉर्टेंट डिटेलिंग को देख लिया जाए। तो नीति आयोग से पहले क्या नाम था यहाँ पे, तो प्लानिंग कमीशंस जाना जाता था, प्लानिंग कमीशंस के नाम से जाना जाता था। जनवरी
ये 15 है, 50 नहीं। जनवरी 2015 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है, नीति आयोग। आपको पता होना चाहिए। नीति का फुल फॉर्म भी यूपीएससी में पूछा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्या है इसका नाम? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस इंडिया। ये क्रिएट किया गया है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के द्वारा। याद रखिएगा, आपको ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कार्य नहीं करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास होती है उसको स्टैट्यूट बोलते हैं। उस हिसाब से स्टैट्यूटरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के अनुसार ही ये चीजें हुई हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जानी जाती है। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक और गवर्नेंस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या है, थिंक टैंक, यानी कोई भी पॉलिसी के ऊपर ये अपना विचार प्रकट करेगी, सजेशंस देगी, गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा तो इंप्लीमेंट करेगी, ये इसका कार्य है। बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करता है कौन सा? नीति आयोग। याद रखिएगा, पहले टॉप डाउन। अच्छा, ये दोनों अप्रोच होते क्या है? तो मान लीजिए सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो गई, फिर विलेज गवर्नमेंट हो गई। तो ये जो गवर्नमेंट है, तो यहाँ से नीचे से जो ऊपर तक हम लोग चीजें भेजेंगे वो चीजें इंप्लीमेंट करेंगी। पहले क्या था, ऊपर से नीचे तक चीजें आती थी। तो अच्छी चीजें हैं ये। चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो सीएम ऑफ ऑल स्टेट और सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेचर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। रीजनल काउंसिल क्या क्या कंसिस्ट कर, किसमें किसमें, रीजनल काउंसिल में कौन कौन मेंबर यहाँ पे रहते हैं? तो सीएम ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, सारे रीजन के। और यहाँ पे चेयर्ड करते हैं पर्सन, चेयरपर्सन जो कि पीएम होते हैं। स्पेशलाइज इनवाइटी यहाँ पे भी हो सकते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इसमें बॉडी के रूप में भी जानी जाती है। ये इसमें कौन कौन से होते हैं? तो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो रैंक होता है कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है। मेंबर फुल टाइम इनके होते हैं और इंजॉय करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इसके मेंबर हैं। ये चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन की बातें बोली जा रही हैं। पार्ट टाइम अगर मेंबर होते हैं तो मैक्सिमम 2 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे होते हैं। और अदर जो रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस होती है एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के साथ, वो पार्ट टाइम मेंबर यहाँ पे रोटेशन बेस पे, यानी उनको चेंज किया जा सकता है, ऐसे ऐसे उस हिसाब से बेसिस पे होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करी जाए तो मैक्सिमम 4 मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी कैबिनेट में से कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे आएगा, पीएम डिसाइड कर लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय पीएम, यहाँ पे पीएम अपॉइंट करते हैं। उनकी टेन्योर फिक्स रहती है सेक्रेटरी के रैंक के अनुसार। सेक्रेटेरिएट बात करी जाए तो यहाँ पे जब नेसेसरी होता है तो सेक्रेटेरिएट यहाँ पे होता है। इट हैज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड विंग, तो जो विंग आपको बता रहे हैं उसमें यहाँ पे रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है और टीम इंडिया विंग है। 3 इंपॉर्टेंट विंग है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थिंक टैंक डेडिकेटेड है, याद रखिएगा, टॉप नॉच की थिंक टैंक है रिसर्च विंग। कंसल्टेंसी विंग ये प्रोवाइड करती है मार्केट प्लेस में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, फंडिंग चल रही हैं, क्या सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये कंसल्टेंसी विंग कार्य करती है। टीम इंडिया विंग क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है, रखती है एवरी स्टेट की यहाँ पे और मिनिस्ट्री की किस प्रकार से परमानेंट प्लेटफॉर्म को यहाँ पे कोलाबोरेट करके आगे लेकर के चला जाए। तो टीम इंडिया नेशनल स्तर की यहाँ पे विंग बनाई जाती है। अच्छा, ये क्या कार्य करता है? तो इंश्योर करता है सारे स्टेट और मिनिस्ट्री में एक प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें चलाया जाए, नीति आयोग और स्टेट की। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशंस चैनल बिटवीन मिनिस्ट्री और नीति आयोग के अंतर्गत, स्टेट और नीति आयोग के अंतर्गत भी चीजें चलाई जाती हैं। नीति आयोग फंक्शन करता है क्लोज कोऑपरेशन, कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों से मिलके कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बातें भी नीति आयोग में बोली जाती हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि हम दोनों लोग स्टेट सेंटर सब कोऑपरेट करेंगे, मिलके म्यूचुअल बातें करेंगे और फेडरल कैरेक्टर जो है इंडिया का उसको लेकर के भी साथ चलेंगे। आशा करते हैं जो नीति आयोग पे सारी डिटेलिंग थी ये मैं लगभग आपको बता चुका हूं। कुछ न्यूज और फैक्ट्स निकले हैं तो एटलीस्ट 7 पर्सन किल
यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। जो लैंडस्लाइड हुई है, अभी बात करी जाए कहाँ पे, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मुंबई में, यहाँ पे याद रखिएगा महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हुई हैं। तो लैंडस्लाइड जब होता है तो वहाँ पे मलबे के मलबे लोग दह जाते हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। हैवी लैंडस्लाइड में ऐसी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो भी हो सकती है गवर्नमेंट से, ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं, इनका नाम तो कोई भी नहीं भूला होगा अभी तक। ये रेप कन्विक्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, ये बहुत ही फनी पर्सनालिटी हैं। और एक प्रकार से बात ये भी कहा जा रहा है कि ये क्रिमिनल भी हैं, क्योंकि इनको अभी कन्विक्ट पाया गया है और जिसके कारण ये जेल पे थे। अभी क्या न्यूज में आ रही है, तो इनको 30 दिन के लिए पैरोल दे दिया गया भैया। अब क्यों पैरोल दे दिया गया है, ये भी बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है सामने। तो ये सारी चीजें हैं। पैरोल तो नहीं देनी चाहिए ऐसी पर्सनालिटी को जो मानवता को ही शर्मसार करने वाली पर्सनालिटी है। स्टैलिन यहाँ पे क्या किए हैं, तो स्टैलिन यहाँ पे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं रनिल विक्रमासिंघे से, उसको उनसे ये बातें बोला जाए कि जो 74 में ये कचा देवी आइलैंड है, जो आइलैंड के रूप में जानी जाती है, श्रीलंका को ये दान में दे दिया गया था 74 में, वह उसको उसकी राइट्स के बारे में बात करी जाए, ये कहीं ना कहीं लौटाने की बारे में बात करी जाए, ताकि जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो वहां पर जाकर के फिशिंग कर सके, उनकी भी इनकम और इकोनॉमी सही हो सके। अब जरा ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसको देखेंगे कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपका हो गया श्रीलंका और ये आपका हो गया कचा तीवी आइलैंड, ये इसका लोकेशन है। ये आपका हो गया धनुषकोडी, याद रखिएगा धनुषकोडी इंडिया में पड़ता है, यहाँ तक का पार्ट हम लोगों का है। तो ये अपना इंडिया है, रामेश्वर से कनेक्ट करता है पंबन बीच से द्वारा, ये जो रामेश्वरम आइलैंड है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बताना था, इसका लोकेशन दिखाना था। याद रखिएगा क्वेश्चंस कहीं से भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलॉट इन नेम, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये क्या यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, इंडिया एक एक्रोनेम बनाया है, अपोजिशंस पार्टी जो कि 26 अपोजिशंस पार्टी मिलकर इसको बनाया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जो इंडिया अभी बनाया है एक्रोनेम, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये जो अलायंस बनी है गवर्नमेंट, ये कंकरेंट रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे अपोजिशंस बनाई है। वहीं पे बात करी जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के पास लगभग 38 ग्रुपिंग अलायंस है, वो यहाँ पे टसल्स चल रही है। तो यहाँ पे जो एक्रोनेम बनाई गई है ना इंडिया, इसी पे बात बोली जा रही है कि केवल इंडिया एक नाम नहीं है, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इशू यहाँ पे इम्बेडेड है। तो ये जो विजन ऑफ इंडिया है, ये बहुत व्यापक तरीके से बीजेपी को यहाँ पे प्रभाव करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। कांग्रेस यहाँ पे क्या स्टेट कर रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में अगर किसी को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसी इस प्रकार की चीजें अभी फिक्स कुछ किए नहीं हैं और हम इससे अभी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अभी उद्देश्य यही है कि जो अलायंस है उसको सही प्रकार से लेकर के चला जाए और अपोजिशन 2024 का जो इलेक्शन उसमें मिल करके साथ लड़ा जाए। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अगर बात करी जाए एक्सिस ऑफ इंडिया की, जो इंडिया ग्रुप एक्रोनेम बनाया गया है यहाँ पे अपोजिशंस के द्वारा, तो यहाँ पे सेवरल चीजें यहाँ पे इम्बेडेड हैं, जैसे कि डायरेक्ट कंटेस्ट करेगा यहाँ पे पार्टी से बहुत सारे रीजन पे, और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो ये वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरला कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, ये किस प्रकार से फाइट करेंगे, ये भी एक सोचने योग्य बातें हैं। जो अलायंस है यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट अलायंस में भी निकल के आ रहे हैं, वो क्या, तो जो कारण है किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग की बातें बोली जा रही हैं, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें शेयर करेंगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी अगर मिल गई या फिर वेस्ट बंगाल की पार्टी मिल गई जाके टीएमसी, तो ये जो पार्टियां मिली हैं 26, किस प्रकार से यहाँ पे एमपी की सीटें इनको अलॉट होंगी, वही सारी बातें बोली जाए। तो बिग चैलेंज है यहाँ पे, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ये जो बिल आ रहा है ये काफी इम्पैक्ट करेगा लोगों के पर्सनल राइट्स को, पर्सनल प्रिवेसी को, यहाँ पे क्वेश्चंस इसी पे उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें यूरोप में अभी रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसका नाम जीडीपीआर है। क्वेश्चंस आ सकता है कौन सी कंट्री
पास की है? तो यूनाइटेड किंगडम पास की है, याद रखिएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन की जीडीपीआर क्या है? जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल। तो ये पास तो किए हैं मिडिल ऑफ द 2018 में, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के लॉ और रेगुलेशंस अलग हैं, ये बातें आपको बता दें। भारत का जो बात है, ये एक बड़ा कंट्री है, इसका रीजन बहुत व्यापक है और बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है यहाँ भारत में। तो उसको देख करके यहाँ पे जो चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए वो सही तरीके से लीगली यहाँ पे जो चीजें होंगी, अपने संविधान को फॉलो करते हुए, लोगों के राइट्स का हनन नहीं करते हुए, तब जाकर के ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो इंप्लीमेंट किया है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, ये तो तारीफे काबिल है, लेकिन फिर भी इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। क्या? तो वहाँ पे अलग एक लीगल स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, यूरोपियन यूनियन का, जो यहाँ पे उसको इनेक्ट करने में गार्ड कर रहा है, उसके विरुद्ध यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं। तो भारत को अगर बात करी जाए, तो ये भारत को अगर ऐसी चीजें लानी है तो सोच समझ के लानी है। और सबसे पहले जो डीपी डीपी जो बिल है, डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये जो है इसका स्कोप और डेफिनेशंस तय होना चाहिए, क्योंकि जब डेफिनेशंस ही नहीं तय होगा तो मनमानी कार्य अंदर अंदर चलती रहती है। तो यहाँ पे डीपीडीपी की क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के चीजें यहाँ पर सही तरीके से चलेंगी। दूसरी क्या बातें बोली जा रही हैं? पर्सनल डाटा यहाँ पे जो है इसी को केवल नहीं प्रोटेक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइडेंटिटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल ये भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या बातें बोली जा रही हैं? तो आज की आधुनिकता में अगर हम बात करें तो हमको क्या क्या मिलता है? हमको वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी मान लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं, वही डिजिटल सारे ऐप जहाँ से हम अपने खिलौने मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, सारे ऐसे ऐप जहाँ से अपने खाने मंगाते हैं, बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन ले लेते हैं, उसको हम ओटीटी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ओवर द टॉप इसको बोला जाता है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हमको वहां पे डालना होता है। तो वो डाटा क्या हो गया? वो डाटा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी कंसीडर आप करिए। क्यों क्यों यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं? क्योंकि जो प्रोफाइल के को टारगेट करके हमारे अंदर के इंफॉर्मेशंस को भी निकाला जा सकता है। ये केवल प्रीवियसी आधार कार्ड के डाटा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों का जो इंफॉर्मेशंस है वो तो है ही, लेकिन अलग अलग जगह पे जो हम अपनी मोबाइल नंबर, अपना नाम, एज ग्रुप, जेंडर, सारी चीजें अगर हम डाल रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है, उससे भी चीजें निकल के जाती हैं और ये इम्पैक्ट करती हुई नजर आती हैं। तो नॉन पर्सनल डाटा भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी लेकर के चलना चाहिए। यही बातें बोली जा रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल की पर्सनल डाटा ही बस फोकस नहीं करनी की बातें हैं। तो जो अपनी डाटा की इकोनॉमी है, तो अब अगर बात करी जाए इसका ट्रेड भी डाटा की, तो बहुत भयंकर है। बिलियंस ऑफ द ट्रेड डाटा शेयरिंग की चीजें होती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजों को सही प्रकार से कंट्रोल रेगुलेट करने की जरूरत है, तभी जाकर के ये चीजें होंगी। फूड डिलीवरी ऐप से लेकर के यहाँ पे, और जो आपके बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, और बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट ऐप्स हैं जो यहाँ पे चीजें होती हैं, उनको यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे चेक कर सकता है किस प्रकार की चीजें आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बैकग्राउंड में जाकर के हम देखेंगे और पढ़ेंगे क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या होता है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसके पास पावर है, ये इंक्वायर कर सकता है किस प्रकार से आप चीजें लेके आ रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन सही से यहाँ पे हो रहा है, क्या मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कॉम्पिटिशन बरकरार है कि नहीं। यही सारी चीजें यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है। अब चलिए देख लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो सबसे पहले बात, ये सीसीआई जो है एक चीफ नेशनल कंपटीशन को रेगुलेट करने वाला, मार्केट में जो है ना कंपटीशन अगर बना रहेगा तभी आपको सही रेट में चीजें मिलेंगी। अगर कोई टमाटर को स्टोर करके रखा हुआ है मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या होगा, टमाटर स्टोर होगी और यहाँ पे जो होगा मार्केट, यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपए के जी, यहाँ पे हो जाएगा 300 रुपए के जी। तो ये सारी चीजें हैं, तुम यहाँ पे इसको भी कंपटीशंस मार्केट में, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में सभी लोगों के पास टमाटर है, सब लोग बेच रहे हैं, तो इसका दाम कितना होगा, 40 रुपए के जी, 20 रुपए के जी। ये ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे रेगुलेट ये चीजें देखती हैं। तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी चीजें क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। रिस्पॉन्सिबल क्या है कि कंपटीशन एक्ट जो 2002 में बताया, ये भी चीजें पूछा है, कंपटीशन एक्ट कब आया था, याद रखिएगा। सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ।
तो इसी कॉम्पिटिशन्स को बरकरार करने के लिए इसको लाया गया। सीसीआई देखता है केसेस, इन्वेस्टिगेशन भी करता है किस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट कॉम्पिटिशन्स पे पड़ रहा है। 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना कर दी जाती है और मई 2009 में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाती है। धनेंद्र कुमार इसके पहले चेयरमैन यहाँ पे होते हैं। आइडिया ये जो कंपटीशन कमीशंस का लाया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किस फॉर्म में? तो कंपटीशन एक्ट, ये वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में ये चीजें आई थी। इसकी जो पहले की जो बॉडी थी, ऐसा नहीं है ये बॉडी पहले नहीं थी। पहले बॉडी का नाम क्या था? तो इस प्रकार की बॉडी का नाम जो इस प्रकार के कार्य करते थे, तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, इस प्रकार के नाम को जाना जाता था। अभी इसका नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI है। याद रखिएगा, सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलिमिटेशंस क्वेश्चंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी सेंसस आपका रिलीज नहीं हुआ है। सेंसस रिलीज होगा तो 142-45 करोड़ की जनता हो जाएगी, वो भी लीगली। ये चीजें याद रखिएगा। डिलिमिटेशंस है क्या? सबसे पहले तो हम उसको समझेंगे, वो भी डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स दिखाए जा रहे हैं, यह आपके देश के MP का एरिया है। क्या है? MP का एरिया है। ठीक इसी प्रकार MLA का भी एरिया होता है, ठीक इसी प्रकार। तो अगर बात करी जाए, कई सारे MLA MP के अंतर्गत आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये एक MP का एरिया है तो इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे MLA आएंगे, यानी विधानसभा बहुत सारे आएगी और लोकसभा के जो MP होते हैं उनका एक सीट यहाँ पे निकल के आएगी। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, जो आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? डिलिमिटेशंस की। अब ये मीनिंग क्या होता है डिलिमिटेशन? तो जो लिमिट है उसको तोड़ा जाएगा। कैसा 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 तोड़ा जाएगा यहाँ पे लिमिट? तो जो आपका सेंसस होता है उसी के अनुसार सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर बराबर पॉपुलेशंस के अनुसार से ब्लॉक बनाए जाते हैं। मैं इसको ब्लॉक बोल रहा हूं, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका लीगल टर्म है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाएंगे, जो 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 सीटें बनाई जाएंगी, वो इसी बराबर बराबर हक के आधार पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाते हैं। लेकिन अगर नया सेंसस आएगा तो ये सारी चीजें बदल के रखेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो राजस्थान का ये पार्ट है, इसको 2 पार्ट में कर दिया जाए। ऐसा हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश का ये भीड़ भड़क्का वाला वेस्ट बंगाल तक पार्ट है, इसको भी इसमें और सारी प्लस सीटें करके निकलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में MP की कितने सीटें हैं और MLA की कितने सीटें हैं? आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये जल्दी बताइएगा। ये बताइए, यहाँ पे टोटल 543 जो सीटें हैं यहाँ पे MP की देश में, तो अगर सेंसस को कंसीडर करके पॉपुलेशंस की जो 142 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट प्लस करता हुआ नजर आएगा। वही चीजें यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे जो चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये सारी की सारी सेंसस डाटा के अनुसार बदल सकती हैं। यही लोकसभा, स्टेट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंपैक्ट कर सकती हैं। यही डिलिमिटेशंस है। इसकी मीनिंग आपको मैं अभी तक समझा रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एडिटोरियल में क्या आया हुआ है, वो हम देख लेंगे। तो डिलिमिटेशंस की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे एक जो हुआ 1976 में ये चीजें चली, और 1976 से ये चीजें, जब 1976 के ही डिलिमिटेशन यानी सेंसस में जो माना गया है, उसी के आधार पे हम अपने सीटों को अभी तक पार्लियामेंट में बांटे हुए हैं। उन्हीं के अनुसार ये चीजें चल रही हैं। हालांकि बात करी जाए, 2001 सेंसस को यहाँ पे एडॉप्ट किया गया है, लेकिन 1976 वाले सेंसस का यहाँ पे जो सीटें हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो बदल नहीं पाए। अब क्या मतलब हुआ, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है, 1971 में जो सेंसस हुआ इसी के आधार पे है, जबकि 2001 वाले सेंसस को यहाँ पे 2002 वाले सेंसस 1 वाले सेंसस को 2002 वाले सेंसस को यहाँ पे माना गया है। लेकिन जो चेंजेज है ना, वो चेंजेज हुए नहीं है। यानी 1971 का सेंसस ही लागू है, यहाँ पे सीटें लागू हैं, लेकिन 2001 का सेंसस यहाँ पे अप्लाई है। तो सीटों में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए 2002 का सेंसस अप्लाई है। 2026 तक यहाँ पे 2002 में ये अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको फ्रीज कर दिया जाता है, यानी सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा बोल के। तो 2001 में अगर बात करी जाए, तो 2001 के सेंसस पे आधारित है। 1971 में ये जो चीजें चली हैं, उसी के आधार पे सारी चीजें
चल रही हैं। और 2001 के सेंसस को हम फॉलो करते हैं, लेकिन फ्रीज कर दिया गया है 1971 वाले सेंसस में, यानी बढ़ाया घटाया गया नहीं है। अब 2026 तक बात करी जाए तो 2026 के बाद इसमें चेंजेज होंगे, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो नॉर्दर्न स्टेट है यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो हैं इनका जो 10 दशक ग्रोथ है, डिसेनियल ग्रोथ रेट, जिसके 10 साल में एक बार ग्रोथ रेट निकाली जाती है, ग्रोथ रेट, वो क्या है? तो जो आपका पॉपुलेशन 10 साल में वृद्धि हुआ है उसी को डिसेनियल ग्रोथ, यहाँ पे 12 से 15% इन राज्यों की बताई जा रही है। साउदर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 से 10%। ये देखिए अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो आपको हम बता रहे हैं। यही सारी इश्यू है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बातें हैं? तो जो रिप्रेजेंटेशंस की बात करी जा रही है, तो यह नंबर के आधार पे ही बस नहीं है, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस, किस प्रकार से उनका रिप्रेजेंटेशंस हो रहा, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। यहाँ पे दूसरी क्या चीज है? तो मार्जिनल कम्युनिटी को भी यहाँ पे ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम डिलिमिटेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए सपोज दैट मैं ये ले रहा हूँ, ये लद्दाख वाला रीजन है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ही सीटें हैं, तो एक सीट है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरस्टियन, पारसी, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कोई एक ग्रुप को पकड़ करके मेजोरिटी अगर बना करके सीटें निकाल रहे हैं तो ही यहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो मार्जिनल कम्युनिटी को भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन तभी हो पाएगा। जो ट्राइबल ग्रुप है, इन प्रकार के एल्डरली हैं, सारी की सारी चीजों को इम्पैक्ट करेगी अगर इन प्रकार की चीजों को हम ध्यान में रख करके एलोकेशन ऑफ द सीट नहीं करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बताएं, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है भैया, भारत की विभिन्नताएं इतनी हैं कि फ्लोरा फौना तो बाद में ह्यूमैनिटी के लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, रिचुअल को, ड्रेसिंग सेंस को हम डाइवर्स तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर बिहार में बात करी जाए तो यहाँ पे लिट्टी चोखा प्रोमिनेंट हो जाती है, राजस्थान की बात करी जाए तो बाटी कुरमा, अगर बात करी जाए साउथ में तो इडली सांभर डोसा। यहाँ पे ये ऐसी डाइवर्सिटी है यार, खाने की क्या ही बताएं। दूसरी चीजें जो कल्चर की डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना की जो डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, क्या क्या बोलूं आपको। तो हर लगभग 50 किलोमीटर में हर प्रकार की डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो डिलिमिटेशन है सोच के करना चाहिए और सही प्रकार से करना चाहिए। ये तो जरूरी हो ही जाएगी, लेकिन इसको सही प्रकार से करने की बातें बोली जा रही हैं। तो जो यहाँ पे मोबिलिटी है पॉपुलेशन से, ये इंक्रीज होती जा रही है। लास्ट डिकेड की अगर बात करें तो 2-3 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो माइग्रेशंस भी फेस कर रही हैं। तो बहुत सारे हैं राज्यों में जो माइग्रेशंस फेस कर रहे हैं। तो माइग्रेशंस की वजह से भी पॉपुलेशंस यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है स्टेटों में जाकर के, जिसके कारण यहाँ पे सोच समझ के चीजों का यहाँ पे डिलिमिटेशंस करना चाहिए सही प्रकार से। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मुस्लिम है, ये नॉर्थ है, तो मुस्लिम के नॉर्थ यहाँ पे कहाँ चले गए? केरला चले गए। केरला जाकर के ये शिफ्ट हो गए, यहीं पे लेबर का कार्य करने लगे, यहीं पे परमानेंट शिफ्ट हो गए। तो ये किस प्रकार से चीजें चलेंगी इसको भी कंसीडर करना चाहिए। पॉलिटिकल टर्म में माइग्रेंट एजेंसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये वेरी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। केरला की अगर जो उदाहरण दिया उसको भी देख करके हम समझ सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो हमें देखना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है डिलिमिटेशंस और कहाँ से क्वेश्चंस बना सकता है, वो एरिया को भी हम देखेंगे। तो डिलिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। तो ये फिक्स करता है एक बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की कंट्री में किस प्रकार से जो पॉपुलेशंस बदल रहा है, जो आपको पहले ही यहाँ पे मैं बता चुका हूं। जब पॉपुलेशंस बदलता है तो इसमें चेंजेज होते हैं इनके एरिया में। डिलिमिटेशन कमीशंस कार्य करता है बिना किसी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से। कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे आदेश देता है कमिश्नर ऑर्डर को, यानी उनको अधिकार देता है। तो ये फाइनल और इनका जो भी आदेश हुआ ये फाइनल होगा, ये क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो चीजें होंगी वो फाइनल ही होंगी, ये भी याद रखिएगा। जब ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशंस कमीशंस यहाँ पे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डाल दिए जाते हैं इसके रिपोर्ट, तो ये क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट इफेक्ट मॉडिफिकेशन, यानी इसमें चेंजेस नहीं ला सकते अगर डिलिमिटेशंस कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली में डाल दी गई है।
ये इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशंस को बताता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशंस है, लगभग लगभग वही पॉपुलेशंस की बात करी जा रही है आपके जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतना ही पॉपुलेशंस होना चाहिए। तभी तो बराबर का यहाँ पे डिसीजन निकल के आएगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है? यही सारी जो चीजें हैं। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा? क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद। और कमीशन में मेंबर कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रेस्पेक्टिव इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। किस आर्टिकल में ये आता है? तो आर्टिकल 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, 170 में स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। डिलिमिटेशन एक्ट कब आया था? तो 1952 में आया था और ये 4 बार सेटअप किया गया है, 1952, 1963, 1973, 2002। और डिलिमिटेशन जो है 1991 के बाद यहाँ पे डिलिमिटेशंस की बातें बोली जा रही हैं, नहीं हुई है। 2002 से 8 तक अगर डिलिमिटेशंस की बात करें तो ये 2001 के सेंसस के आधार पे हुआ है, जबकि नंबर ऑफ द सीट असेंबली और पार्लियामेंट की बात करें, जो अभी आपको बताया 1971 के सेंसस पे ही है। लेकिन बात करेंगे आप 2001 के सेंसस को अप्लाई किया गया है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, इसलिए 71 का सेंसस यहाँ पे है। 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया है। असेंबली और लोकसभा में की सीटें अभी तक चेंज नहीं होंगी। जो सेंसस आएगा उसके बाद 2026 तक चीजें बदलकर चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो डिलिमिटेशंस कमीशन को लेकर के हमें आपको बताना था। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शंस में सीधे लिखिए, उसको डील किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कर्च स्टेट, एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया, काफी न्यूज में चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। तो जो कर्च स्टेट है, इसका लोकेशंस देखेंगे, बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे, क्या हुआ। कर्च स्टेट, कर्च ब्रिज, इस पे एक ब्रिज बना है। हिंदो ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, ये अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी के नीचे से ड्रोन लेकर के एक ब्रिज है, इस पे अटैक किया गया। और ये ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? तो जो क्रीमिया है, क्रीमिया कंट्री, और जो रसिया है, इनको ये ब्रिज कनेक्ट करती है इसी पे अंडर वाटर ड्रोन से। और ये ब्रिज समुद्र के ऊपर है, तो इसी पे अटैक किया गया है और जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे टूट गई है। यहाँ पे इसी ब्रिज की सहायता से लेकर के मिलिट्री पर्सोनल और लगभग 50 से 60 हजार गाड़ी पब्लिक की आती जाती रहती है इसी ब्रिज को। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना यूएसआर को, यहाँ पे रसिया को करना पड़ रहा है। यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो बचा है, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस वहां की इस प्रकार के डिटेल देती हुई नजर आएगी और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम वार जीत चुके हैं। जो ब्रिज है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रसिया की एक सिंबॉलिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रीजन के रूप में भी ये ब्रिज जानी जाती है। क्या की गोल है यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव जो कर रहा है इस ब्रिज पे? तो ये कट ऑफ करना चाहता है रसिया का क्रीमिया से, याद रखिएगा, क्योंकि ये सप्लाई करता है बहुत सारी मटेरियल जो भी नीड होती है मिलिट्री और पर्सनल को। थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्रीमिया है और कर्च जो रीजन है यही है। यहां से ये पुल जो आ रहा है आपके सामने रेड, और यही है ब्रिज। यहाँ पे अटैक का लोकेशन है, 17 जुलाई को यहाँ पे अटैक किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो ब्लैक सी दिखेगा आपको, इन्हीं रीजन को यहाँ पे दिखाया गया है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो इंपॉर्टेंट सी हैं, सी ऑफ एजोब और आपका ब्लैक सी। तो इसी को यहाँ पे कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है, याद रखिएगा, यही है वो कर्च स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है। तमान बे यहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो जाती है। अब बात करी जाए इस ब्रिज की, तो इस ब्रिज की भी डिटेलिंग देख ही लीजिए आप। तो जो रेल ब्रिज है ना, वो यहाँ पे लगभग 100 ट्रेनें के आसपास यहाँ पे गुजरती हैं। लगभग 1 से 1.5 करोड़ यहाँ पे पैसेंजर पर डे ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। 35 मीटर ऊपर है ये समुद्र तल से, यहाँ पे समुद्र का सरफेस जो है उससे ऊपर है। तो रेलवे है ये और रोडवेज है। तो दोनों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं आक्रमण अगर हो रहा है तो इस प्रकार की चीजें बाधित कर देंगी उसकी ट्रांसपोर्टेशंस को,
और जो मिलिट्री पर्सोनल है उसको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। यही कर्च स्टेट थी। आशा करते हैं जो डिटेलिंग यहाँ पे दिए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बड़े में अगर बात करी जाए तो कहाँ पर ये ब्लैक सी है और कहाँ पे कर्च स्टेट, तो यही रीजन की बात करी जा रही है। याद रखिएगा, सिया पॉजिटिव और ब्लैक सी और कर्च स्टेट को ये रहा कोई जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी कंट्री है इंडिया, इसके कंसर्न में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं कुछ नए एडिटोरियल की तरफ। आशा करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो ये क्या होता है? कोई भी मशीनरी एक्टिविटी हम अपने मशीन्स के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। ह्यूमन नीड की कोई भी आवश्यकता मशीन के द्वारा किया जा सकता है एक सिंगल कमांड पे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। चाहे रोबोटिक कार्य किए हों हम लोग, चाहे कोई डाटा को खंगालना हो, सब प्रकार की चीजें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हो रहे हैं। तो ये बहुत ही व्यापक है। इसका उपयोग जो है रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेट के हाथ में अगर ये सारी चीजें चल गई तो प्राइवेट ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा वर्ल्ड को। यहाँ पे टेस्ला कंपनी के ऑनर कौन है? एलन मस्क साहब। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत पहले से ही हाथ डाले हुए हैं। ओपन एआई कंपनी है इनकी, उस समय पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, तो मल्टी बिलियनियर आदमी है ये। और इनका एक्स एआई भी अभी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। 2015 में ओपन एआई, सैम अल्टमैन का नाम याद रखिएगा, यही स्थापना किए हैं इस कंपनी को। इनके साथ मिलके, सैम अल्टमैन के साथ मिलके टेस्ला कंपनी के एलन मस्क जी ओपन एआई पे कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ इनमें बनती नहीं है तो छोड़ के निकल जाते हैं। कौन? एलन मस्क साहब। आज की डेट की अगर बात करी जाए प्राइवेट प्लेयर की, तो ओपन एआई, गूगल। अच्छा, गूगल का क्या है? ओपन एआई। तो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है BARD, बार्ड। याद रखिएगा। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का है, चैट जीपीटी। याद रखिएगा, ये सारी चीजें हैं। अब जो है एक्स एआई की बातें बोली जा रही हैं, देखते हैं किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। सबसे पहले बात करी जाए प्रोटेक्शंस लॉ की, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे चीजें होंगी और जो पोटेंशियल्स है किस प्रकार से कंज्यूमर को इम्पैक्ट भी कर सकता है, उसी की बातें यहाँ पे सारी बात बोली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या क्या चीजें कर सकता है उसकी बैकग्राउंड डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इंटेलिजेंस, परसीव, सिंथेसाइज, हर प्रकार की चीजों को कोलाबरेट करके स्वयं ये समझ सकता है किस प्रकार की चीजें आपको डिमांड करनी है, क्या चीजें आपको नीड है, सारी चीजें ये स्वयं सोच सकता है। ऐसी चीजें यानी लगभग लगभग ह्यूमन की बातें बोली जा रही हैं। तो इसको जो है अगर बात करी जाए तो ये एक उदाहरण हो सकता है किस प्रकार से आपके भाषा को बदल सकता है, किस प्रकार से आपका कंप्यूटर विजन देख सकता है, भाषा को पहचान सकता है या फिर ट्रांसलेशंस कर सकता है। कोई चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल वेपन आपको बनाना है, उसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हर प्रकार की एक्टिविटी को करता हुआ नजर आएगा। इसका एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड है। सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन से लेकर के यूट्यूब, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हर प्रकार की चीजों में, सीरी जो एप्पल में यूज होता है, अलेक्सा जो यूज हो रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार की बातें बोली जा रही हैं, चैट जीपीटी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर प्रकार की चीजों में सक्षम है इसका इस्तेमाल करने। तो जो वर्ल्ड आ रहा है ना आगे, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम हो सकता है अगर सही प्रकार से इसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए तो। इसकी बहुत सारे प्रॉज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं, यानी कमियां भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन हमें रेगुलेशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर एक बार गलत तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जो कि अभी हम लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो चीजें, क्योंकि जब तक मान लीजिए कंप्यूटर भारत में जब तक नहीं आई थी तो हम लोग उसका इम्पैक्ट नहीं जान पा रहे थे, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुई राजीव गांधी के समय में, लेकिन आज के डेट में उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके हम प्रॉच की बात करें तो इसका भी उपयोग तो बहुत विशाल है, लेकिन इतना विशाल एरिया कवर करता है। आने वाले समय में अगर कोई इससे बायोलॉजिकल वेपन भी बनाना चाहे तो ये तुरंत इंफॉर्मेशन दे देगी और कैसे कैसे करना है सारी चीजें बता भी देगी, एग्जैक्ट तरीके से कर भी देगी अगर रोबोट होगा तो। ये बातें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। हमें सब प्रकार के रेगुलेशंस को यहाँ पे चेक करके हाथ डालने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज और फैक्ट्स है उसको देख लेंगे। तो रशियन मिसाइल यहाँ पे ड्रोन के द्वारा जो भी बताया यूक्रेन में, यूक्रेन जो है ओडेसा यहाँ पे एक जगह है यूक्रेन में, वहां पे रसिया की मिसाइल गई है। क्या? जो कर्च स्टेट पे ये हमला किए हैं यूक्रेन वाले, उसका बदला लिया है। तो उसी के अदला बदला में ये चीजें चल रही हैं जो आपको यहाँ पे बताया।
इराक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑर्डर किए हैं क्या कि जो स्वीडन के एम्बेसडर है उनको यहाँ से निकाला जाए। तो वहाँ पे कुरान को स्टॉकहोम में, स्वीडन है इसकी कैपिटल, तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, याद रखिएगा। तो कुरान यहाँ पे जलाया गया था जिसके कारण एम्बेसडर का एक्सचेंज करना भी यहाँ पे मना कर दिया गया। दोनों देश के एम्बेसडर यहाँ पे हटा दिए गए हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सेंटर से ये बोला है कि जो चीता इतने सारे मर रहे हैं उस पर आप रिपोर्ट दीजिए और तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पे क्या करिए, जो चीता मरे हुए हैं कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, उनको वहां से डिस्प्लेस करिए, वो जगह उनके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा जो है, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पे बातें बिल्कुल भी सही प्रकार से नहीं हुई। तो कोर्ट जो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है एक्टिविस्ट तीस्ता सेलवात के प्ली को। क्यों यहाँ पे, क्यों ऐसा कर पाया ये? तो यहाँ पे बहुत सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे आधार रख के ये चीज किया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब तो इनको सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी ये चीजें हो जानी चाहिए, लेकिन एफिडेविट में यहाँ पे बहुत सारे इश्यू निकल गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कोई रिलीफ अभी नहीं मिला है। यहाँ पे इजराइल में देखिए, वहां पे तबाही है, एक डेड बॉडी को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैलेस्टीनियन पीपुल को इजराइल के फोर्स यहाँ पे मारते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट बैंक पे। तो इजराइल का लोकेशन जाकर के देखिएगा, कई बार मैं कवर किया हूँ इसलिए मैं आज नहीं डाला हूँ। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत तीव्र गति से चल रही हैं, कुछ बहुत ही सेंसिटिव जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली का पिक्चर देख सकते हैं, अपना लाल किला है, लाल किला में पानी रिसीड होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी की सारी रोड पे फोर्स से पानी चल रही थी, जैसे फोर्स से कारें चलती थी। तो इन प्रकार की चीजें हैं, पानी कम हुई है, सफाई कर्मचारी म्यूनसिपालिटी के लग चुके हैं। यहाँ पे थाई कोर्ट यहाँ पे जेल किया है 12 महीने के लिए। क्यों? तो जो क्रॉप टॉप पहन के यहाँ पे चलाया गया था यहाँ पे, तो क्रॉप टॉप ब्लैक कलर का पहन के प्रोटेस्ट किया गया, इसकी वजह से यहाँ पे 3 साल पुराना जो प्रोटेस्ट किया गया, अब जाकर के यहाँ पे डिफेमेशंस, यहाँ पे इस केस में इसमें इनको अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार की भी चीजें चल रही हैं। बताइए, 3 साल पहले कोई लड़की काला क्रॉप टॉप पहन के प्रोटेस्ट कर दी है, तो आप 3 साल पहले का चीजें लेकर के अब यहाँ पे केस चल रहा है। ये सारी चीजें हैं थाईलैंड में, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। देख सकते हैं सारी चीजें। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र के साथ, खास करके जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बंधु मित्रगण रिश्तेदार, उनके साथ शेयर करना ये बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि सबको यहाँ वीडियो ये हेल्प पहुंचा सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।